जय हिंद बच्चों। तो कल की क्लास में हमने जेडब्ल्यू के कुछ पीवाईक्यूज़ करे थे। जेडब्ल्यू के मैंने आपको कुछ पीवाईक्यूज़ करवाए थे और आज भी हम उससे आगे के पीवाईक्यूज़ लेकर आए हैं। ठीक है, आज भी हम आगे के पीवाईक्यूज़ लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पीवाईक्यू कहता है और ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, क्योंकि उन्हीं से प्रैक्टिस करेंगे तो हमें एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता चलेगा और साथ ही साथ हमें एग्ज़ाम के बारे में भी पता चलेगा कि वह किस तरीके से हमें से क्वेश्चन पूछता है। और अब तक के मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें मुझे एक एक कॉमन बात मिली है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो मोलर द्रव्यमान पर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? मोलर द्रव्यमान पर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, यानी कि जिसको हम मिथाइल सैलिसिलेट बोलते हैं, के 1.25 ग्राम को 99 ग्राम बेंजीन में घोलकर तैयार किए गए हैं। ठीक है, तैयार किए गए विलियन का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट 80.31 है। ठीक है, बेंजीन के लिए जो केबी है वो इतना दिया गया है। ठीक है, के बी यानी कि बॉइलिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग कांस्टेंट। ठीक है, इतना दिया गया है और विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी किसके ऊपर है? मोलर द्रव्यमान के ऊपर है। किसके ऊपर है? मोलर द्रव्यमान के ऊपर है। तो हैव सो सॉल्व करो इसको। देखिए, क्वेश्चन का आंसर हम इस तरफ लिखेंगे और इस तरफ हम इसको जैसे जैसे यहाँ पर सॉल्व करने की जगह कम होगी इस तरफ सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसको आप लोगों को पता है क्यों लिख कर लेकर आता हूँ इसको पहले से ही, क्योंकि हमें टाइम बचता है लिखने का। ठीक है, इसलिए इसको लिख कर लेकर आता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। क्या निकालना है ये पता होना चाहिए। हमें निकालना है कि मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट का मोलर द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है? मिथाइल सैलिसिलेट का मोलर द्रव्यमान निकालना है, यानी कि मोलर मास निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? देखिए, निकालना है, पता चल गया। और अब दूसरी बात ये देखिए कि हमें यहाँ पर के भी दिया गया है और यहाँ पर हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट भी दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? हमें के भी दिया गया है और बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको पता है एक चीज़ आपको पता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी के बी इंटू एम, के बी इंटू एम। ठीक है, तो हमारे पास ये और ये वैल्यू गिवन है, तो ये और ये वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ से मोलैलिटी निकाल सकते हैं। तो मोलैलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि टी बी डेल्टा टी बी बटे के बी कर दो। ठीक है, डेल्टा टी बी बटे के बी, तो डेल्टा टी बी 80.31 हो गया। ठीक है, लेकिन अभी आपने टी बी नहीं निकाला, अभी आपको सिर्फ क्वथनांक दिया गया है। क्या दिया गया है? क्वथनांक। कितना दिया गया है? इतना दिया गया है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और लिखी हुई थी, एक मिनट मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक चीज़ और लिखी गई थी आपकी कि जो इसका क्वथनांक बेंजीन का क्वथनांक है, बेंजीन का क्वथनांक यहाँ लिख देता हूँ, बेंजीन। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 80.0। ठीक है, 8010 आपको इसका क्वथनांक दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है? सॉल्यूशन का क्वथनांक निकालना है। किसका निकालना है? सॉल्यूशन का। देखिए, ये वाला किसका है? आपके पास विलियन विलियन का दिया गया है। ठीक है, आपको किसका निकालना होगा? सोल्यूट का, क्योंकि आप यहाँ से मोलैलिटी निकालने वाले हैं। मोलैलिटी निकालने के लिए सोल्यूट का आपको क्या गिवन होना चाहिए? क्वथनांक गिवन होना चाहिए। डेल्टा चेंज, चेंज कितना हुआ है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेंजीन का इतना और इसका इतना। तो हमारे पास डेल्टा टी बी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है टी बी ऑफ ये माइनस टी बी ऑफ ये, टी बी ऑफ ये, टी बी ऑफ ये। ठीक है, टी बी ऑफ नोट ये निकालना होता है। तो सिंपल है, ये कौन सा होता है? ये विलियन का होता है। विलियन कौन सा है? ये है विलियन का कितना? 8.03 कैल्विन में है वो। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में है, कैल्विन में है यहाँ पर। और ये वाला माइनस कर दो 8010, ये हो गया आपका बेंजीन का। ठीक है, यानी कि सोलवेंट का, टीबी ऑफ सोलवेंट। ये निकल जाएगा कितना चेंज हुआ। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 0.21, क्योंकि यहाँ से 10 में से 31 गए, 80 में से 80 गए 0।
ठीक है, इतना आपके पास आ जाएगा। कितना आएगा? इतना आपके पास आ जाएगा। इसमें से आप क्या करो, अब आपके पास डेल्टा टी बी भी आ चुका है। क्या आ चुका है? डेल्टा टी बी। अब डेल्टा टी बी की जगह है, देखिए डेल्टा टी बी की जगह है आप रख दो जो आपके पास वैल्यू आई है, और के बी आपको ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है के बी, विलियन का गिवन है, विलियन का के बी गिवन है। तो सिंपल है, भर दो। देखो सीधा इसी में भरेंगे तो मोलैलिटी निकालने के लिए हम करेंगे डेल्टा टी बी आया 0.21 केल्विन, केल्विन लिखने की ज़रूरत नहीं, डिवाइडेड बाय के बी आपको दिया गया है 2.53, इतना ही है। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो, इसके डिवाइडिंग में लगा लो 100। ठीक है, इसके डिवाइडिंग में भी 100 आ जाएगा, यानी कि 21/100। देन कैंसिल आउट, बचा आपके पास 21/253, 253 बचा। अब से वही वाला तरीका अपनाओ जो मैंने बता रखा है, इसके डिवाइड करोगे इससे तो यहाँ पर आएगा 0, क्योंकि ये तो जाएगा नहीं इसके डिवाइडिंग पे, जाएगा नहीं ना इस पे, तो इस पे नहीं जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। ये लिख देते हैं, लो ये लो आपके लिए इधर कर देता हूँ मैं। कितना? 21 अंदर आएगा, 253 बाहर आएगा। अब ये इससे छोटा है तो यहाँ 0 लगा दिया। ठीक है, पॉइंट लग गई 0, तो यहाँ पर एक 0 लग गया। अब भी छोटा है, यहाँ पर 0 लगा दो, 2100 हो गया। अब हो गया 2100। ठीक है, 25 चौके 100, 25 8 है 200, हाँ 200। 8 पे भेज के देखो इसको, 8 पे नहीं 7 पे भेज के देखो, 7 दिया 21। ठीक है, 7 दिया 21, तो हासिल 7 तो 7 मैंने 35 और 2 37, 3 आ गया। ठीक है, 3 7 दूनी 14 और 3 17 है, 17 आएगा यहाँ पर तो। ठीक है, तो आप इसको 8 पे भेजो, 8 3 24 का 4, 2 हासिल, 8 5 40 और 2 42। ठीक है, 4 हासिल, और फिर उसके बाद 8 8 दूनी 16 है और 4 20, ये आ जाएगा 2024। इसको करोगे आप माइनस तो आपके पास बचेगा, इधर से इधर चला गया, ये बन गए 10 में से 6, यहाँ पर 9 में से 2 7, यहाँ पर बचा 0 0 आ जाएगा, 0 76 बचा, इतना 76। उसके बाद कितने पे भेजा आपने? ये 8 पे भेजा। ठीक है, उसके बाद 0 0 लगा लो। अब ये बहुत आगे जाएगा आपके पास, ये बहुत है। कितना है? 0.08 मोलैलिटी का लिखते हैं m। ठीक है, ये बहुत है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी, इतने में आंसर आ जाएगा। मोलैलिटी आ गई। मोलैलिटी की बात सुनो, देखो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मोलर द्रव्यमान। किसका? विलेय का, सोल्यूट का मोलर द्रव्यमान। और सोल्यूट का मोलर द्रव्यमान अगर हम मोल्स निकाल लेते हैं तो उसमें से हम मास भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास मोल्स आ गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मास भी आ जाएगा। तो पहले हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाकर इसके अंदर मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला जो होता है आपको पता होना चाहिए कि मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है ना, यही होता है। अब आप क्या करो, सॉल्वेंट चाहिए अब आपको केजी के अंदर। ठीक है, सॉल्वेंट किस में चाहिए? केजी के अंदर। तो सॉल्वेंट है क्या? सॉल्वेंट है आपका बेंजीन। क्या है? बेंजीन आपका सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है? बेंजीन है। अब ये ग्राम में है, आपको चाहिए किलोग्राम में, तो इसको ग्राम से किलोग्राम में चेंज कर लो। सॉल्वेंट 99 ग्राम इज इक्वल टू 0.099 ग्राम के जी। 1000 से डिवाइड करोगे ना तो हाँ यही आएगा 0.009 ग्राम, या फिर इसको 1000 ही लिख लो डिवाइडेड बाय 1000। मैं बताऊंगा क्यों आया 1000, क्यों लगाया मैंने। इतना आ गया, सॉल्वेंट की वैल्यू यहाँ भर दो और इसकी वैल्यू यहाँ भर दो। ठीक है, यानी कि मोलैलिटी की जगह मोलैलिटी की वैल्यू 0.8, मोल्स का मोल्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय 99, 0.99 करो पहले, इसको बाद में करना। ठीक है, 0.99 कर लो, इसको ऊपर भेज दो। ठीक है, इसको ऊपर भेजोगे तो ये बनेगा आपके पास 0.08 इंटू 0.099 इज इक्वल टू मोल्स। यही आया, इतना ही आया। उसके बाद आपको क्या करना, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कैसे? 8 बाय 2 अक्षर है ना 100 इंटू में, इसके साथ भी यहाँ लगा लो 1000, 99/1000। ठीक है, 1000 कर लिया, 1000 हो गया तो अब ये आ जाएंगे 5 जीरोज़।
यहाँ 5 जीरो हो जाएंगी मल्टीप्लाई करके, तो 8 निम 72 का 2 7 हासिल, 8 निम 72 और 7 79। तो आपके पास आ जाएगा 0.005 है ना, 0079। इतना बड़ा आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही आंसर आएगा, अप्रोक्स इतना ही आने चाहिए। ठीक है, करके देखो। 7 निम 72, 8 निम 72, 7 2 आ गया, 7 हासिल, 8 निम 72 और 7 79, जीरो आ जाएगा। 0.0000 आएगा, 3 जीरो आएंगी। ठीक है, बाकी 79 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास n। अब यहीं पर आप पुट करके मोलर मास निकाल लो। मास का फॉर्मूला लगाओ, मोल्स का फॉर्मूला लगाओ। ये आपके पास क्या आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स इज इक्वल टू बाय मास बाय मोलर मास। इसको ऊपर भेज दो। ठीक है, तो मोल्स इनटू मोलर मास इज इक्वल टू मास आ जाएगा, तो मास इज इक्वल टू, ठीक है, एक मिनट, मोलर मास निकालना है, मोलर मास निकालना है, इसको ऊपर भेज दो फिर, और इसको नीचे ले जाओ। मोलर मास इज इक्वल टू मास इनटू मोल्स। ठीक है, तो मोल्स मोल्स मास कितना है आपका, 0.00079 इंटू मोल्स कितने आए हैं, 0.08। एक मिनट, ये मोल्स आए हैं और ये मास है आपका। मोलैलिटी है, ये मास नहीं है, मोलैलिटी है। मास कितना है, विलेय का मास ये रहा 1.2 ग्राम, 25 ग्राम, 1.25 ग्राम। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई। ठीक है, सिंपल था, बस इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, मोल्स केजी सॉल्वेंट आ गया, मोलैलिटी निकाल ली, उसके बाद ये आ गया, हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, आसान है, मल्टीप्लाई करो इसको। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो लगभग 100, 1 मिनट मल्टीप्लाई नहीं है ना, ये मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, मैंने गलत लिख दिया। तो मास बाय मोल्स आएंगे, क्या आएगा, मास बाय मोल्स। ठीक है, मास बाय मोल्स आएंगे, तो मास बाय मोल्स आएंगे, तो यहाँ पर मास बाय मोल्स, मास कितना है, मास आया आपका, मास कितना निकाला आपने, मोल्स निकल गए। मास आपको दिया गया है 125 डिवाइडेड बाय 0.00079, यही है। ये आपका क्या है, मोल्स है, और ये मोल मास है आपका। ठीक है, यहाँ से मोलर मास निकालना है, मोलर मास को डिनोट करते हैं बड़े एम से। ठीक है, अब यही बात होगी। अब इसको क्या करो आप, डिवाइडेड बाय 1 लाख लगा लो, इसके डिवाइडिंग में 1 लाख। ठीक है, इज इक्वल टू, इसके में लगा लोगे आप 1000, 125 बाय 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल आउट। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल करोगे, मार्कर चेंज कर ले, 125 इंटू डिवाइडेड बाय आएगा 1000, ये वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा 79, क्योंकि देखो ये रेसिप्रोकल हुआ, ऊपर चला गया, तो ये आ जाएगा इसके साथ, और इसके साथ होने के बाद आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। 79 से इसको डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं आपको कर ही देता हूँ यार, 79 पे 1 पे जाएगा पहले तो। ठीक है, इनको 1000 को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 पे गया, ठीक है, करें यहाँ पर, यहाँ कर देते हैं, 1 पे गया, 15 में से 9 गए, कितने बचे गए, 6। यहाँ 11 में से 7 गए, 11 में 7 4 आ गया, 0 आ गई। ठीक है, 79, तो इसको 4 पे भेजो, 4 निम 36 का 6, 3 हासिल, 4 7 28 और 3 31, ये तो छोटा ही आ गया, ज़्यादा ही। 6 पे भेजो, 6 निम 54, 4 5 हासिल, 6 7 42 और 5 47, ये बड़ा आ गया। 5 पे भेजो, 5 निम 45 का 5, 4 हासिल, 5 7
35, 35 और 4 39, 95 460 है। गड़बड़ हो रही है क्या कोई? उसके बाद आप इसको 6 पे भेजो। 6 निम 54, 5 हासिल, 6 7 42 और 5 47, तो ये आ रहा है बड़ा, तो 395। ठीक है, तो ये गया 6 पे, पॉइंट 6 पे गया। तो ये इसको करोगे अब आगे, तो ये बचेगा आपके पास, ये बचेगा 10। ठीक है, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 15 में से 9 गए 6, ज़ीरो आ गया। अब यहाँ तो 6 पे आए, यहाँ तो यहाँ पर पहुँच गए थे 400 पर, तो यहाँ पर जाएगा 9 पे, 990, इसको लिख देते हैं डेल्टा टी बी। 9 9 जा 81, 8 हासिल। ठीक है, 9 7 जा 63 और 8 81, इसको यार 8 पे भेजो। 8 नहीं 72 का 2, 7 हासिल, 8 सत्ती 56, 56 और 7, 56 और 7 65, 56 7 63, ये आ गया। अब इससे आगे मत करो इसको। 56 कितने भेजा? 8 पे भेजा, ये आ गया। ठीक है, 1.68 आ गया। अब इसको क्या करो, इसके डिवाइडिंग में आ जाएंगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना आ गया? 1680 आपका मोलर मास आ गया। 1680 मोलर मास आ गया मेरे हिसाब से। तो कैलकुलेशन में यही सब होगा इसमें। ठीक है, तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 4, फुल ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पूरा 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 क्वेश्चन ऐसे होगा। सबसे पहले आपको पूछा गया था मोलर द्रव्यमान निकालना है, सब कुछ गिवन था आपको। यहाँ डेल्टा टी भी आ गया। अब जो भी आपको दिख रहा है ना, के बी, ठीक है, के बी आ गया, कवथनांक, बॉइलिंग पॉइंट है, तो आपको सीधा डायरेक्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगा देना है। और उसमें से आपको अगर मोलर मास बोला गया या मास बोला गया या मोल्स बोले गए, आप सीधा एम की वैल्यू निकालना। सबसे पहले एम की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद उसमें जैसे भी आपको जो भी निकालना है, मोलर मास, मास, ठीक है, कुछ भी निकालना है, उसके बाद उसको निकालने की कोशिश करनी है, दिमाग को दौड़ाना है। ठीक है, इसको लिखो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ सही और अच्छे से करवाया है मैंने, तो प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राकेश ने 50 ml विलियन तैयार करने के लिए, विले जो है आपका ए है, ए का 20 ग्राम लिया है, यानी कि 20 ग्राम हिस्सा लिया है। और यह एक अन्य विले बी के 40 ग्राम के समान आयतन वाले विलियन के साथ एक संप्रसारी आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक बना है। तो अब आपको दो पॉइंट दिए गए हैं इसके, दो पॉइंट के ऊपर ये कंडीशन आपको दी गई है, इन दो पॉइंट का आंसर निकालना है। यदि दोनों विलियन समान तापमान पर तैयार किए गए हैं, एक ही टेम्परेचर देकर बनाया गया है दोनों विलियंस को, तो ए के आणविक द्रव्यमान और बी के आणविक द्रव्यमान के बीच में जो अनुपात है वो निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट करेंगे, फिर दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला क्लियर तो दूसरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोनिक प्रेशर आइसोटोनिक विलियन क्या होता है। आइसोटोनिक क्या होता है? आइसोटोनिक आइसोटोनिक विलियन क्या होता है? आइसोटोनिक के अंदर क्या होता है कि ओस्मोसिस प्रेशर हमेशा बराबर रहता है। क्या रहता है? ओस्मोटिक प्रेशर हमेशा बराबर रहता है दोनों विलियंस का। ठीक है, क्या रहेगा?
यहाँ पर मैं एक लाइन डाल देता हूँ आगे सोल्व करने। आइसोटोनिक में जो ऑस्मोसिस प्रेशर है, ऑस्मोसिस प्रेशर वो सेम रहता है। कितना क्या रहता है? सेम रहता है। सेम क्या रहता है? सेम रहता है। ऑस्मोसिस प्रेशर सेम रहता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है फिर आपको वो पता ही है क्या है, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रेशर की इसके अंदर बात हुई है, तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है इसका पाई आई सी आर टी, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आई सी आर टी यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ऑस्मोसिस प्रेशर का। आई नहीं होता, सी आर टी होता होगा। आई तो उसमें आ जाता है ना, क्या कहते हैं उसको, मॉडिफाइड में, मॉडिफाइड के अंदर आई आता है, मॉडिफाइड नहीं है, आई सी आर टी होता है। जहाँ पर सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की टर्म का मतलब होता है मोलैरिटी। क्या होता है? मोलैरिटी। आर आपको पता है गैसियस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है। ऑल क्लियर। और पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर चिन्ह होता है। ठीक है, इतना समझ आया। अब इसने कहा सेम टेम्परेचर की बात हुई है। क्या हुई है? अगर सेम टेम्परेचर की बात हुई है तो और दूसरी बात, सेम टेम्परेचर की बात हुई तो कंसंट्रेशन भी तो सेम ही रहेगी। अगर सेम टेम्परेचर की बात है, सेम टेम्परेचर, तो देन अगर सेम टेम्परेचर की बात है तो सी ए और सी बी दोनों की कंसंट्रेशन भी क्या होगी? बराबर होगी। दोनों की कंसंट्रेशन भी बराबर हो जाएगी। दूसरी बात, एक हमें खास बात इसमें बोली गई है कि ये आइसोटोनिक प्रेशर है। क्या है ये? आइसोटोनिक प्रेशर है। तो आइसोटोनिक प्रेशर के अंदर जो ऑस्मोसिस प्रेशर होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। आइसोटोनिक प्रेशर बराबर होता है। क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है। तो सबसे मेन पार्ट जो है इसके अंदर आपको निकालना होगा क्या? कंसंट्रेशन निकालो। सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन निकालनी है। पाई की वैल्यू तो बाद में ही निकालोगे ना, जब ये सब आ जाएगा तभी निकालोगे। लेकिन आपको क्या निकालना है? इस वक्त कंसंट्रेशन निकालनी ज़रूरी है। तो मोलैरिटी निकालनी ज़रूरी है। और मोलैरिटी का फॉर्मूला जो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी यानी कि वैल्यू ऑफ सी, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सीधा डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब वो चीज़ें ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है यार, इतना बड़ा कहाँ ले जाएंगे इसको। ठीक है, तो और दोनों की वॉल्यूम सेम है। दोनों की वॉल्यूम क्या होगी? सेम होगी। 50 ml दोनों, देखो राकेश ने 50 ml विलियन तैयार करने के लिए ए और बी दोनों बराबर लिए हैं। ठीक है, ए और बी यानी कि 50 ml उसने विलियन बनाए हैं, दो 50 ml विलियन बनाए हैं। तो सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो सेम है दोनों की। क्या है? दोनों की वॉल्यूम सेम है। ठीक है, दो 50 ml के उसने सॉल्यूशन बनाए हैं, यानी कि वॉल्यूम क्या है? वो सेम है। वॉल्यूम सेम मतलब 50 ml है। ठीक है, क्या है? मोल्स क्या है? सेम है। तो अगर वॉल्यूम सेम है, एक कंसेप्ट आपको पता है कि अगर वॉल्यूम सेम होगी तो मोल्स भी सेम होंगे। अगर वॉल्यूम सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे। तो देन कहने का क्या मतलब है मेरा कि एन ए इज इक्वल टू एन बी होगा। यही होगा ना, एन ए इज इक्वल टू एन बी होगा। तो मोटा मोटा हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है, फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है कि मोल्स का फॉर्मूला देखा जाए तो मोल्स का एक फॉर्मूला हमारे पास पता है कि वेट बाय मोलर मास होता है, यानी कि एम ए इज इक्वल टू, इसके बराबर में हम एन बी के मोल्स लिख सकते हैं, मतलब डब्ल्यू बी बाय एम बी, मोलर मास ऑफ बी। ये बराबर है, इसका कहने का मतलब तो यही हुआ कि ये भी बराबर है। तो आपको पता है कि डब्ल्यू ए कितना है? 20 ग्राम है। और दूसरा डब्ल्यू बी क्या है आपके पास? 40 ग्राम है। देखो क्या क्या है, देखो ए का जो द्रव्यमान है वो 20 ग्राम दिया गया है, और बी का जो द्रव्यमान है वो आपको कितना दिया गया है? 40 ग्राम दिया गया है। वेट का मतलब मैं बोल रहा हूँ, वेट ए ऑफ वेट कितना है? 20, और बी का कितना है? 40। तो आप क्या करो कि इन दोनों की वैल्यूज़ रख दो। डब्ल्यू ए बाई एम ए इज इक्वल टू, डब्ल्यू का मतलब 40 बाई एम बी रख दिया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो।
क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है ये इधर भेज दो और ये इधर चला जाएगा, यानी 20 MB इज इक्वल टू 40 MB, सॉरी MA, यही आया, यही आएगा। तो आपको तो रेशो निकालना था ना, मोलर मास का रेशो निकाला था, यानी कि आणविक मास को ही हम क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। टेम्परेचर सेम, सब कुछ सेम है, हमें सिर्फ मोलर मास का क्या निकालना था, रेशो निकालना था। अब आपको करना क्या है, ये जो 40 है इसको इसके डिवाइड में भेज दो, और ये जो MB है इसको MA के डिवाइड में भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो 20 है और यहाँ पर 40 आ जाएगा, और ये MB MA के डिवाइडिंग में चला जाएगा, ठीक है, MB के डिवाइडिंग में चला जाएगा। अब हमें क्वेश्चन तो समझाना था अच्छे से, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगा, और यही 1/2 बनेगा रेशो ऑफ MA फॉर MB इज इक्वल टू 1:2। दोनों का ये रेशो आएगा आणविक मोलर मास का। तो कोई क्वेश्चन में बड़ी बात नहीं थी, बस बड़ा आपको लगने लगा था। इसको लिखो, फिर हम इसका सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, फिर हम इसके सेकंड पॉइंट पर चलते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या बोलता है। लिखिए जल्दी से, जल्दी कीजिए, टिक टिक 1 टिक 2 3 4 5, चलिए मिटा दे। इतना तो समझ आया कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है, ठीक है। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा रेशो पूछा था, और ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है तो डिफ़िकल्ट तो थोड़ा होना ही था, थोड़ा कंसेप्चुअल है, और कंसेप्चुअल भी क्या था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, उससे हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया आसानी से। अब पॉइंट नंबर 2 की बात, पॉइंट नंबर 2 कहता है कि यदि दोनों विलयनों को अलग अलग तापमान पर रखा, पहले समान पर था अब अलग अलग रखा जाए, और बाकी सब कुछ जो सारा जो चीज़ें हमें पहले गिवन थी वो सब की सब क्या रहेंगी, बराबर रहेगी, जो पहले थी वही रखी जाए, और SPM द्वारा अलग किया जाता है। क्या किया जाता है, SPM यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा उसको अलग किया जाता है, सॉल्वेंट अलग, सॉल्यूट अलग किया जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है क्या वहाँ पर ओस्मोसिस होगा, क्या वहाँ पर ओस्मोसिस होगा, और अगर होगा तो वो क्यों होगा, ये भी बताना है कि अगर वहाँ पर ओस्मोसिस होगा तो क्यों होगा, ये भी हमें इसमें क्लियर करना है। सबसे पहले मेन बात कही है इसमें कि हमें टेम्परेचर अलग अलग दिया गया है, टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। और पूछा गया है कि क्या टेम्परेचर अलग अलग करने के बाद भी विलयनों के बीच में जो फ्लो रहेगा वो क्या बराबर रहेगा, ऑस्मोटिक जो फ्लो रहेगा इधर से उधर जाने का वो क्या सेम रहेगा, वही रहेगा, ये बताना है हमें। अगर रहेगा तो क्यों रहेगा, ये भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेम बात है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CRT, ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस का फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट, ठीक है। तो टेम्परेचर बदलने से क्या होता है कि ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि मैंने आपको जब ऑस्मोसिस कराया था, स्पेशल कराया था, एक क्लास में पूरी मैंने ऑस्मोसिस ही आपकी कंप्लीट करवाई थी विद बेस्ड ऑन सोल्यूशन, कि ऑस्मोटिक प्रेशर पर कितने बेस के सोल्यूशन होते हैं, कितने बेस्ड सोल्यूशन बनते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के सोल्यूशन बनते हैं, हाइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये सब बनवाए थे, ठीक है, बताए थे मैंने आपको। तो सबसे पहले आपको ये भी बताया था मैंने कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ऑस्मोसिस बनने शुरू होगा, जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे तो उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा। ये टेम्परेचर की परिभाषा ऑस्मोसिस प्रेशर के लिए काम करती है कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा आप उसको गर्म करोगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका ऑस्मोसिस प्रेशर क्रिएट होगा। और अगर ऑस्मोसिस प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो आपका जो ऑस्मोसिस का फ्लो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, ये भी होगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा।
अब इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं आप लोग, ओस्मोसिस वगैरह को हिंदी में लिखा जा सकता है, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। मैं थोड़ा इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ लिखने में, तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ इसको, वरना हिंदी में लिखता मैं सीधा डायरेक्ट। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा उसमें, अब दो तरीके की कंडीशन होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि एक अगर ज़्यादा बढ़ाया तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर घटा दिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर गिर जाएगा। दो कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन ये बनेगी कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाया तो ये हो जाएगा, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर घटाया तो आपका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो घट जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, ये दो केस हो सकते हैं, और दोनों केसों के अंदर आइसोटोनिक है। दोनों केसों के अंदर हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन लिया है, जिसके अंदर सेम टेम्परेचर था कभी के टाइम पे। लेकिन अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को अलग अलग कर दिया। तो अलग अलग कर दिया तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दोनों का अनइक्वल आ रहा है। एक में हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, एक में हमने टेम्परेचर को घटा दिया, तो दोनों के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर अनइक्वल आ रहा है। यहाँ पर प्रेशर भी बढ़ जा रहा है और यहाँ पर प्रेशर घट जा रहा है, तो दोनों में अनइक्वल आ रहा है। और जब अनइक्वल आता है तो आपको पता है जिस तरफ कम टेम्परेचर होता है, जिस तरफ कम टेम्परेचर होगा तो वह ऑस्मोसिस प्रेशर कम होगा। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल से बता ही देता हूँ। ये मैंने आपको ऐसा कुछ बनवाया था पहले ओस्मोसिस में। यहाँ पर हमने लगाई थी ट्यूब। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगाई थी, ट्यूब लगाई थी। इसमें एक ट्यूब मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई थी। ठीक है, इसमें से क्या हो रहा था, इधर पार्टिकल्स जा रहे थे, इधर पार्टिकल्स कम हो रहे थे। मान के चलो इस तरफ हमारे पास टेम्परेचर है कम, इस तरफ हम टेम्परेचर कम, इस तरफ टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं। अब होता क्या था कि कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट भागेगा। यही होता है ऑस्मोसिस का फ्लो, कि सॉल्वेंट क्या करेगा, कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ भागेगा। ये हमें पता था, तो ये जाएगा। अब इधर टेम्परेचर कम तो इधर ऑस्मोटिक प्रेशर कम, ऑस्मोटिक प्रेशर कम तो यहाँ कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर कम तो यहाँ कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी। यहाँ प्रेशर ज़्यादा तो कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। अब क्या करेगा, ये ऑस्मोटिक का जो ये वाला प्रेशर था ये वापस ये भी चलता रहेगा। अगर इधर कंसंट्रेशन कम तो इधर चलता रहेगा, कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा, कम से कम की तरफ जाएगा, कम से ज़्यादा की तरफ। अगर इधर कम तो इधर जाएगा, इधर कम तो इधर जाएगा। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का जो ऑस्मोसिस फ्लो है वो बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर घटाने से आपकी कंसंट्रेशन भी घट जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन घटी तो आपका जो ऑस्मोसिस फ्लो है वो ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। अगर इसमें टेम्परेचर ज़्यादा उसमें टेम्परेचर कम, तो देन ये सब होगा कि ऑस्मोसिस प्रेशर हमेशा बना रहेगा। क्योंकि अगर टेम्परेचर सेम होगा वहाँ पर ऑस्मोसिस रुक सकता है। जब तक कंसंट्रेशन बराबर नहीं होती तब तक वह फ्लो चलता रहेगा, लेकिन जब बराबर हो जाएगी तब कोई भी फ्लो नहीं चलेगा। ये किस में होगा, ऐसा सेम टेम्परेचर में होगा, लेकिन अलग टेम्परेचर में एक सेम अलग अलग एक उसके अंदर हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होती रहेगी। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट, सॉरी थर्ड नहीं सेकंड पॉइंट। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सारा कुछ हिंदी में बताया है, कोई इंग्लिश में नहीं बताया, बड़े बड़े टेक्निकल वर्ड यूज़ किए हैं, नहीं सिंपल सीधा तरीके से बताया आपको। तो ये सब होता है ना, बनाना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, बस समझे हैं। और नीट JEE के क्वेश्चन हैं, JEE के, नीट के भी नहीं कराए। 26 क्वेश्चन होने के बाद हम JEE के क्वेश्चन भी करेंगे। लिखिए इसको, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर बाकी 3 क्वेश्चंस लिख देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन है कि कुछ टूथपेस्टों में प्रमुख सामग्रियों में से एक सोडियम फ्लोराइड है। हालांकि इस रासायनिक यौगिक की सांद्रता बहुत कम होती है। उस इस सांद्रता को ppm में व्यक्त करना है, जहां पर 1 ppm का अर्थ है 1 kg टूथपेस्टों में 1 mg सोडियम फ्लोराइड, यानी कि 1 ppm के अंदर 1 kg टूथपेस्ट है, 1 kg टूथपेस्ट के अंदर 1 mg सोडियम फ्लोराइड है। ठीक है, तो ये हमें इसकी इंफॉर्मेशन गिवन थी, और अब हमें क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछता है ये, कि टूथपेस्टों के 1.0 ग्राम नमूने में 1.0 ग्राम नमूने में 2.88 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, मोल सोडियम फ्लोराइड पाया गया है। यानी कि इतना सोडियम फ्लोराइड इसके अंदर पाया गया है। इस टूथपेस्ट
के नमूने के लिए सोडियम फ्लोराइड की सांद्रता पीपीएम में क्या होगी, ये हमें निकालना है कि पीपीएम में क्या होगी। ठीक है, कि पीपीएम में किसकी, सोडियम फ्लोराइड की मात्रा निकालनी है कि जितना टूथपेस्ट का जो ये इतना नमूना माना गया है, मोल्स दिए गए हैं, तो इस नमूने की सोडियम फ्लोराइड कितनी होगी इसके अंदर, ये हमें बताना है। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो करें शुरू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीपीएम कंसंट्रेशन क्या होती है, निकालनी है। सबसे पहले तो निकालनी भी है और क्या भी होती है, तो निकालने के साथ साथ हम क्या भी देख लेंगे कि क्या होती है। ठीक है, और कि निकालने किसकी है, सोडियम फ्लोराइड यानी कि MaF की, NaF की, सॉरी NaF की निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो कि पीपीएम की क्या है। पीपीएम की डेफिनेशन है कि 1 पीपीएम के अंदर 1 mg ऑफ सोल्यूट पर 1 kg ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 1 mg इन 1 kg सोल्यूशन, यानी कि 1 kg सोल्यूशन के अंदर 1 mg क्या होना चाहिए, सोल्यूट होना चाहिए। ठीक है, ये पीपीएम की परिभाषा इसके अंदर हमें दी गई है, डेफिनेशन इसमें गिवन है। अब हमें क्या क्या गिवन है ये भी हम देख लेते हैं। डेफिनेशन समझ आ गई पीपीएम की कि डेफिनेशन क्या है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें पहले पॉइंट में गिवन है, यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर नंबर 6 का फर्स्ट। पीपीएम के अंदर हमें सबसे पहले गिवन है, क्या गिवन है हमें सबसे पहले कि टूथपेस्ट के अंदर NaF के कितने मोल्स हैं, यानी कि NaF मोल्स, ये हमें गिवन है कि 2.88 इंटू 10⁻⁻5 इतने मोल हमें गिवन है। ठीक है, 1 ग्राम नमूने के अंदर, 1 ग्राम नमूने के अंदर हमें इतने मोल्स गिवन है। ठीक है, तो अब क्या करना है, एक सैंपल भी दिया गया। सैंपल का मतलब है कि इतना नमूना है हमारे पास, नमूने को इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल, तो नमूना लिख लेते हैं हम हिंदी में, नमूना। नमूना कितना है, नमूने का द्रव्यमान कितना है, 1 ग्राम है। कितना ग्राम, 1 ग्राम है। ठीक है, तो अब आपको निकालना है NaF के मोलर मास को। NaF का मोलर मास भी निकालना है क्योंकि मोल्स आपको गिवन है, मोल्स आपको गिवन है, मास भी आपको गिवन है, सब कुछ गिवन है। अगर आपने मोलर मास निकाल कर इसके मोल्स निकाल लिए, क्या निकाल लिए, मोल्स और मास निकाल लिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उनको mg में कन्वर्ट कर दोगे और ppm के हिसाब से आपके पास निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इतने ग्राम हमारे पास सोल्यूट है, सोल्यूट यानी कि इतने ग्राम हमारे पास टूथपेस्ट है। लेकिन एक बात आपको इसमें गिवन नहीं है कि सोल्यूट का मास कितना है, सोल्यूट का मास नहीं पता। तो सोल्यूट का मास भी तो पता होना चाहिए कि हमें किसकी, सोडियम फ्लोराइड की मात्रा भी तो पता होनी चाहिए कि इस 1 ग्राम नमूने के अंदर कितना सोडियम फ्लोराइड है, ये भी तो पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप निकालो मोल्स। क्या निकालो, मोल्स। मोल्स निकालोगे, मोल्स से आप देखिए, मोल्स आपको गिवन है, मास निकाल लो इससे। क्या निकालो, मास। मास बाय मोलर मास होता है, तो सबसे पहले मोलर मास चाहिए होगा क्योंकि मास तो निकल जाएगा, ये हमारे पास गिवन है, ये हम निकाल सकते हैं अपने पास से। तो NaF यानी कि सोडियम फ्लोराइड, NaF सोडियम फ्लोराइड यानी कि Na का कितना होता है, 23। अब इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 23 आएगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना होता है बताओ, फ्लोरीन का होता है 19। कितना होता है, 19। तो इनको दोनों को जोड़ोगे तो ये बन जाएंगे आपके, टोटल कितने बनेंगे, ये कितने बनेंगे, 42 ग्राम पर मोल। कितने बनेंगे, 42 ग्राम पर मोल बन जाएंगे। ठीक है, अब भर दो इसको वैल्यूज़ में। 2.88 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 42। 42 को ऊपर भेज दो इसके साथ, 2 इंटू 88 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 42 इज इक्वल टू मास आ जाएगा। यही है ना। अगला अगला पॉइंट इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगला पॉइंट इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो इससे। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको ऐसा करो, मल्टीप्लाई करो पहले कहाँ पर, इस साइड कर लेते हैं। 288 इंटू 42, 2 8 16 1, 2 8 जा
16, ठीक है, 16 और 1 17, 1 2 5 आ जाएगा, इंटू 4 8 जा 32, 3 4 8 32 और 3 50, 35, मतलब 4 2 8 8 और 3 कितने होते हैं, 8 और 3 11, 6 7, यानी कि 9 5 0 1 2 1, ये आ जाएगा 1296, 12,096, 12,096। अब यहाँ पर पॉइंट दो अक्षरों के बाद थी तो यहाँ पर लगा देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ इज इक्वल टू मास आ गया आपका, ये क्या आ गया, मास आ गया, क्या आ गया, मास आ गया, ठीक है, यही आएगा मास, यही आएगा ना, निकाल कर देख लेना, यही मास आना चाहिए, ठीक है, यही मास आना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहो तो इसको वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मास ये बहुत है, इसमें सही है मास, ठीक है। इतना मास आपके पास किसका आ गया, सोल्यूट का मास आ गया, NaF यानी कि सोडियम का, सोडियम का मास तो आ गया, ठीक है। अब मास तो किस में आया, ग्राम में आया है, क्योंकि मोल्स के अंदर जो मोल्स निकालने के लिए हम मास का यूज़ करते हैं वो ग्राम में यूज़ करते हैं, तो ग्राम में आया है। हमें किस में निकालना है, mg में निकालना है, तो mg में निकाल लो भाई, निकालो mg में। इसको mg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो। mg में करना है ना, तो 1 ग्राम के अंदर कितने mg, 1000 mg होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, 120.6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻3 लिख देता हूँ 1000 को, ठीक है, 1000 को मैं पावर 3 में लिख देता हूँ, तो ये माइनस होंगे, पावर बेस सेम तो पावर ऐड होगी, तो 10⁻2 बच जाएगी, ठीक है, इंटू 120.6 इज इक्वल टू मास ऑफ NaF। अब ये वाला है, इसको हटाना है हटाओ, नहीं हटाना तो यहीं हटाओ भाई, मर्जी आपकी है, ठीक है ना, नहीं हटाना मत हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो गया ना ये। हाँ, हटाना हटा दो, वर्णन मत हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हटा दो, हटाना है, ये आ जाएगा कि आपके पास यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, फिर ये हटाने के बाद, ये हटाने के बाद यहाँ लगेगा पॉइंट, ये आंसर लग जाएगा। आप पॉइंट भी मत हटाओ यार, यही रखो, क्या ज़रूरत है पॉइंट हटाने के लिए। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, PPM में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, PPM में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया, आ गया ये पहले वाले का आंसर, तो पहले वाले का आंसर आ गया आपके पास ये, ठीक है। मास निकालना तो सिंपल सा, आपने निकाल लिया, हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, एक बात और मेरी ध्यान में डालो कि आपके पास आंसर तो आ गया, ठीक है, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ ग्राम में निकाला है ना, ग्राम को हमने mg में कन्वर्ट किया है, लेकिन PPM में थोड़ी ना निकाला है, PPM में नहीं निकाला, तो PPM में निकालना है इसको। तो 1 ग्राम सैंपल के अंदर, 1 ग्राम सैंपल में, ठीक है, 1 ग्राम सैंपल के अंदर इतना होता है, 1.120 इंटू 96 इंटू 10⁻⁻2 होता है, इतना होता है, इतना ही होगा, ठीक है, इतना होता है। और अब आपको क्या करना है, इसको PPM में भी कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोग्राम के अंदर PPM होगा, mg भी होगा, PPM भी होगा। देखो डेफिनेशन ही मैंने आपको बताई थी, डेफिनेशन ही मैंने बताई थी कि 1 mg सोल्यूट पर 1 kg ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, हर 1 किलो सोल्यूशन के अंदर 1 mg ऑफ सोल्यूट होगा, यही 1 PPM का काम है। तो 1 PPM के लिए आपको इसको ग्राम में, पहले तो kg इज इक्वल टू, kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 में निकालना है, ठीक है। तो 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 20 इंटू 96 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻3, ठीक है, करोगे तो ये फिर आपके पास क्या बचेगी, पावर 1 बच जाएगी। एक मिनट, इसको करोगे तो आपके पास बचेगी 2, यानी कि पावर 1 बचेगी, 1 पावर बची, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 120,96.6, ये आपके पास आंसर बचेगा, क्योंकि आप इसमें से करोगे तो इसमें से एक 10 बचा, 10 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 पॉइंट पीछे आ जाएगी,
ठीक है। तो अप्रोक्स ये ppm आपके पास आंसर बचेगा, इतना ppm आंसर बचने वाला है। ठीक है, वही आपको सिंपल है ppm वाला फॉर्मूला यूज़ करके निकालो। अब आपको क्या करना है, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ppm में कन्वर्ट करना तो हमने कर दिया सिंपल। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ क्या किया है। देखो सबसे पहले हमें बोला गया था कि 1 ग्राम नमूने के अंदर 2.88 10⁻⁻5 मोल्स सोडियम फ्लोराइड पाया गया है। इस टूथपेस्ट के नमूने के लिए सोडियम फ्लोराइड की सांद्रता ppm में ज्ञात करनी है। ठीक है, ये निकालना था। NaF के मोल्स हमें पता था, नमूना पता था, ठीक है, कितने ग्राम है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितना सोडियम फ्लोराइड होगा। तो हमने सोडियम फ्लोराइड का मास निकाला। सोडियम फ्लोराइड का मास निकालने के बाद 23 + 19 यानी कि हमने मोल्स वगैरह निकालने के बाद हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया। लेकिन हमें मास किस में चाहिए होगा, हमने बोला है मास हमेशा mg में चाहिए। ये देखिए mg में हमेशा मास लेना होगा, हमें mg में नहीं लूँगा तो mg में हमने मास को निकाल लिया। यहाँ पर mg में हमने इसको मास को निकाला, mg में आ गया। mg के अंदर अब हमें पूछा गया था ppm में, किस में पूछा गया था, ppm में। तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम सोल्यूट को एक ग्राम सोल्यूट को 1 kg सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है। यही बात ये बोलता है कि 1 ग्राम सोल्यूट को 1 kg सॉल्यूशन में डाला जाता है। ठीक है, वही mg की बात की इसने, ग्राम की जगह किसकी बात की, mg की बात की कि कहा कि एक किलोग्राम सॉल्यूशन के अंदर 1 ग्राम mg डाला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, अब केजी था हमारे पास, तो केजी हमने क्या किया, इसको 1000 में कन्वर्ट कर लिया। ग्राम के अंदर कन्वर्ट किया तो 1000 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारे पास mg में आंसर आ रहा था किया, तो ये हमारे पास किस में आ गया, ppm में कन्वर्ट होकर आ गया। अब ppm की जो डेफिनेशन है वो उसके हिसाब से चले हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसने बोला है कि उच्च सांद्रता में सोडियम फ्लोराइड की सांद्रता शरीर के द्रव्यमान के प्रति किलोग्राम यानी कि प्रति किलोग्राम 3.9 × 10⁻² ग्राम से अधिक हो तो बड़ी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। यानी कि अगर ज़्यादा खा ली इस मात्रा से ज़्यादा आपने अगर कोई इसकी सोडियम फ्लोराइड को अगर ज़्यादा मिला दिया आपके टूथपेस्ट में, तो आपकी जो स्वास्थ्य होगा उसके ऊपर असर डल सकता है, आप बीमार हो सकते हो उससे। ठीक है, तो सोडियम फ्लोराइड अधिकतम द्रव्यमान mg में ज्ञात करनी है, अभी कितनी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, जिससे 75 किलोग्राम का एक व्यक्ति 75 किलोग्राम जिसका वजन होगा एक व्यक्ति का, बिना किसी स्वास्थ्य समस्या के उसको निगल सकता है, उसको निगल जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। इतना हमें निकालना होगा मास कि 75 kg तक का इंसान उसको आसानी से निकल जाए और उसको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो निकालें। ठीक है, क्या निकालना है, मैक्सिमम सेफ मास। ठीक है, क्या निकालना है, मैक्सिमम सेफ मास किसके लिए, 75 किलो के व्यक्ति के लिए, जिसका वजन 75 किलो है उसके लिए हमें मास निकालना है, मैक्सिमम सेफ मास निकालना है। किसका, सोडियम फ्लोराइड का हमें मैक्सिमम सेफ मास निकालना है। तो सबसे पहले पर केजी के ऊपर कितने ग्राम ऑफ हमें चाहिए, 1 किलोग्राम के ऊपर कितने चाहिए। ठीक है, 1 किलोग्राम का व्यक्ति कितनी ज़्यादा NaF निगल सकता है, यह हमें पता है पहले से, इसने खुद बोला है पर केजी प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम का इंसान इतनी ग्राम NaF ले सकता है। ठीक है, तो 1 केजी के ऊपर कितनी ले सकता है वो, 1.19 × 10⁻² इतनी वो ग्राम सोडियम फ्लोराइड ले सकता है, निगल सकता है मतलब। ठीक है, इतने का कोई दिक्कत नहीं, इतना मास ले ले कोई दिक्कत नहीं है उसका। ठीक है, मास का मतलब ये नहीं कि मास मच्छी है, नहीं, जो बच्चे हिंदी मीडियम होंगे वो सोच रहे हैं मास है, द्रव्यमान मतलब भारी कितना होता है। ठीक है, ये आ गया। अब आपको किसके लिए निकालना था, 75 किलो के व्यक्ति के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, 75 किलो के व्यक्ति के लिए। जब ये पर केजी के लिए है तो 75 किलो के लिए कितना होगा, 75 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, 139 × 10⁻², 75 किलोग्राम के लिए, किलो व्यक्ति के लिए आ जाएगा। ठीक है,
तो 75 किलो व्यक्ति के लिए NaF का जो सेफ मास है वो आपके पास आएगा NaF सेफ मास। सेफ मास का मतलब है कि जो उसके लिए सेफली खा सके, उसके स्वास्थ्य को, उसके शरीर को कोई भी दिक्कत ना हो उससे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2.3952। आपके पास ये ग्राम के अंदर आंसर आएगा, ग्राम में आंसर आएगा, निकाल कर देखना है इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इतना आ गया। लेकिन आपको चाहिए किस में, mg में चाहिए। इसने खुद कहा है कि आपको mg में निकालना है। किस में निकालना है, mg में। तो mg में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, mg में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे सेम यहाँ पे किया था मल्टीप्लाई 1000 से mg में कन्वर्ट करने के लिए, तो सेम यहाँ पे करो। mg में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा mg में आपका जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा, ये 3 अक्षर छोड़ दो, कितना आ जाएगा 95.2 mg। इतने mg ऑफ सोडियम फ्लोराइड के 75 किलो का इंसान निगल सकता है। इतनी दवाई वो निगल सकता है। कौन सी भी टूथपेस्ट के अंदर जो भी सोडियम फ्लोराइड डाली जाती है वो इतनी mg ले सकता है आसानी से, उसको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। उसका शरीर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसको शरीर को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसको नोट कीजिए, समझ आया हो तो बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए ये रहे आपके अगले क्वेश्चंस। ठीक है, अगले क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7th क्वेश्चन में बोला गया है हवा कई गैसों का मिश्रण है। ये तो सबको पता है भाई, हवा है सभी काफ़ी सारी गैसों का मिश्रण है। इसके अंदर मुख्य जो रूप से पाई जाती है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाई जाती है, जिनका 298 केल्विन पर आयतन के अनुसार अनुपात क्रमश 20% और 90% 79% है। ठीक है, और पानी जो है वो 10 एटीएम के पानी 10 एटीएम दबाव पर हवा के साथ संतुलन में 298 केल्विन पर आधी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए हेनरी स्थिरांक क्रमश इतना हेनरी स्थिरांक यानी कि हेनरी कांस्टेंट आपको दोनों के लिए दिया गया है। तो पानी में इन गैसों की संगठन की यानी कंपोजिशन की गणना करनी है। क्या करनी है कि कंपोजिशन की गणना करनी है पानी के अंदर। अब हवा में तो पता है आपको, अब आपको निकालनी है पानी के अंदर क्या होगी, निकालनी है पानी के अंदर क्या होगी, यही निकालना है। यानी कि पानी में डिजोल्व गैसेस का कंपोजिशन यानी कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है कि पानी के अंदर उनका कितना हिस्सा है। यही तो बताता है मोल फ्रैक्शन कि पानी के अंदर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट का कितना हिस्सा है, यही कौन बताता है, मोल फ्रैक्शन दिखाता है। तो सबसे पहले इसमें से निकालो मोल फ्रैक्शन। और आपको इसके अंदर एक बात बोली गई है, हेनरी लॉ। क्या बोला गया है, हेनरी लॉ। तो सीधा डायरेक्ट पुट करो ना हेनरी लॉ के अंदर, इधर उधर क्या देखते हो, सीधा डायरेक्ट हेनरी लॉ में पुट करो। आंसर नंबर 8 सीधा डायरेक्ट हेनरी लॉ में पुट करो, इधर उधर मत देखना कभी। ठीक है, हेनरी लॉ में पुट करो। हेनरी लॉ में क्या पुट करना है, हेनरी लॉ का फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी करोगे। हेनरी लॉ का फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर होता है, पार्शियल प्रेशर के ऊपर। जो गैसें हवा में घुलने पर उनकी इतनी कंपोजिशन है, आपको उन्हीं गैसों की उसी टेम्परेचर के ऊपर क्या निकालनी है, पानी के अंदर घुलने की कंपोजिशन निकालनी है, कितनी घुल सकती है ये निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से निकालोगे आप मोल फ्रैक्शन। पी का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर, जो गैस का प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर। ठीक है, के एच का मतलब है हेनरी कांस्टेंट, और एक्स का मतलब होता है डिजोल्व गैस का मोल फ्रैक्शन यानी कि जो गैस उसके अंदर मिली है। तो आपके पास दो गैसेज है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, दोनों का निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करो, सेम करो, इसमें से मोल फ्रैक्शन अलग कर लो, बाकी सब एक साथ। एक्स इधर आ जाएगा, ये अकेला रह जाएगा, इधर के एच क्या होगा, पी के बटे में के एच चला जाएगा। यही खेल होगा, यही खेल होगा ना। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, सिंपल सा काम है, मोल फ्रैक्शन निकाल के ख़त्म करो इसको। ठीक है, टोटल अब क्या करो, टोटल जो
आपके पास प्रेशर है उसको एटीएम से mmHg में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको वो चाहिए होगा। ठीक है, तो आपको पता है कितने एटीएम आपके पास प्रेशर है, प्रेशर जो है वो कितना एटीएम है, 10 एटीएम है। लेकिन आपको एक एटीएम के अंदर कितने एटीएम होते हैं, कितने एटीएम, 760 mmHg होता है एक एटीएम के अंदर। तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 10 एटीएम में कितना आ जाएगा, 7600 mmHg। HG इतने में ही निकालेंगे, इतने में ही ना निकालेंगे, ठीक है ना, इतने में ही निकालेंगे। तो पार्शियल प्रेशर आपको पता है ऑक्सीजन का कितना है, 20% ऑक्सीजन है, 20% ऑक्सीजन है, क्या है, 20% ऑक्सीजन है। तो 20% ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि 100 डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज कितनी, 100, टोटल परसेंटेज कितनी, 100। तो 100 परसेंटेज से आप उसको ग्राम में कन्वर्ट करो, परसेंटेज से ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ऑक्सीजन जो आएगी, ऑक्सीजन इन एयर कितनी है, 20 ग्राम है, 20% है। और नाइट्रोजन भी लिख लो N2 कितनी है, 79% है। ठीक है, क्या है, 79% है। तो दोनों का पार्शियल प्रेशर निकालना है। पार्शियल प्रेशर कैसे निकाल लेंगे, आप इसको पहले इसको कन्वर्ट करो, ऑक्सीजन O2 लिख दूँ, O2 को कन्वर्ट कर लो परसेंटेज से, किस में आ जाएगी ये, परसेंटेज से आ जाएगी ये 0.20, क्योंकि इसकी डिवाइडिंग में लगाओगे 100 का 0.20 आ जाएगा, इनटू एक एटीएम के अंदर कितने परसेंटेज कितना है, 10 एटीएम के अंदर कितना प्रेशर है, 600 mmHg इतना है। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर लगा लो आप 100, यार सीधा 100 करो, यहाँ से ये कैंसिल आउट। अब इसको 2 छिक्के 12 हैं, एक हासिल, 2 छिक्के 2 7 14 और एक 15 है, 1520 आपका आंसर आ जाएगा mmHg, ऑक्सीजन की कंपोजिशन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, सॉरी। अब आपको नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर भी निकालना है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर तो आपको चाहिए ही होगा, ये देखो ना, पार्शियल प्रेशर चाहिए होगा। ऑक्सीजन का भी सेम ही होगा, ऐसे ही करो, 0.79 यानी कि 779/76 इंटू 00, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, सीधा डायरेक्टली इसका आप लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो मेरे पास मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो मैं इसको लिख देता हूँ सीधा डायरेक्टली 004 mmHg। ठीक है, मेरे पास आया 004 mmHg, इतना आया है। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को मोल फ्रैक्शन में रख दो, बस मोल फ्रैक्शन में रख दो, इतने आ गए आपके पास, इसको मोल फ्रैक्शन में रख दो, मोल फ्रैक्शन में। और आपको पता है पार्शियल प्रेशर के लिए मोल फ्रैक्शन अलग चेंज हो जाता है। पार्शियल प्रेशर के लिए क्या होगा, P1/P1 + P2, ये होगा P1/P2 + P1। ठीक है, यानी कि x ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो जाएगा PO2 + PN2, ये हो जाएगा। तो XO2 निकालने के लिए अब PO2 की वैल्यू कितनी आई आपके पास, पार्शियल प्रेशर में इतनी आई है। अब इसको और इसको दोनों को जोड़कर एक आंसर लिखो, इसको 1520 और ये इतना है, तो दोनों को जोड़ लो। ठीक है, 1520 64 2 5 7, ये आ जाएगा आपका 7524, कितना आएगा, 7524। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, और भी कुछ गिवन था, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से हम इसको निकाल रहे हैं ना, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, मैं वो लगा रहा था पार्शियल प्रेशर वाला, सीधा डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला लगा दिया मोल फ्रैक्शन वाला, मोल्स वाला। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको PKH वाला निकालना है, P/KH। ठीक है, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना, 1520, और KH की मान 3.30 इंटू 10 टू पावर ये रहा इस वाले की, ऑक्सीजन का ये है ना, 3 पॉइंट इंटू 10⁻7, ये रहा। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइडिंग कुछ भी करो, आंसर निकाल लो। देखो XO2 = 1520 डिवाइडेड बाय 330 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10⁻7, तो यहाँ से जाएगा ये, तो यहाँ बचेंगे 5, तो आपके पास XO2 आएगा, इसका भी हो सकता है डिवाइड, शायद 3 पे भेजो, जाएगा 3 पे, 15 3 पे ना जाएगा ये। ठीक है,
तो आप इसको कैलकुलेट करके निकालना। ठीक है, मेरे पास जो आएगा कैलकुलेट कर कर मैं उसको लिख देता हूँ। ठीक है, 4.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁵ क्या आएगी, 10⁻⁻⁵ आएगी। ठीक है, x ऑफ n2 हमारे पास क्या आएगा, x ऑफ n2 ये रहा हमारे पास इसका पार्शियल प्रेशर। n2 का पार्शियल प्रेशर कहाँ है, ये रहा। n2 का पार्शियल प्रेशर है 0.06004 डिवाइडेड बाय के एच कितना 3.30 इंटू 10⁻, सॉरी ये तो अलग है, इसका अलग है, इसका कितना है 6.51 इंटू 10⁻7। ठीक है, अब इसके भी आप ऐसे ही करो, यहाँ आ जाएगा 5। अब इसको इससे डिवाइड करो, डिवाइड करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा xn2 इज इक्वल टू 952। ठीक है, 922 इंटू मेरे पास आया था 10⁻⁻5, ये आएगा। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन आसानी से निकल गए, निकलना कुछ नहीं था, करना कुछ नहीं था यार, फॉर्मूले में सब कुछ गिवन था, जो जो आपको दिया गया था बस लगा दो यार, आंसर आ गया। ठीक है, लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ नहीं था इसमें, यही जेडब्ल्यू के अंदर क्वेश्चन आपका आया हुआ था, और कैलकुलेशन समेत मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, ये नहीं कि बाहर से कहीं भी आपको आधी कैलकुलेशन की याद नहीं किया ख़त्म। ठीक है, ऐसा नहीं है, पूरी कैलकुलेशन करते हैं। मिटा दें, 7th क्वेश्चन था ये, 8th नहीं 7th था। ठीक है, 7th का निशान डाल लो, राइट हैंड नहीं है हम। ठीक है, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इससे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, बेंजीन और टोलीन पूरी संरचना सीमा में एक आदर्श, यानी कि दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर पूरी जो भी संरचना सीमा होगी, जो बनाने की जितनी भी इनकी स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत होगी वो सब लेकर इन्होंने एक आदर्श घोल बनाते हैं। आदर्श घोल का मतलब है आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। और 300 केल्विन पर शुद्ध बेंजीन और टोलीन के वाष्प दाब क्रमश आपको ये दिए गए हैं, उनके वाष्प दाब मतलब वेपर प्रेशर दिए गए हैं। ठीक है, यदि 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टोलीन के साथ मिलाया जाता है तो वाष्प अवस्था में बेंजीन के मोल अंश को निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, बेंजीन का मोल अंश निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। सबसे पहले आपको दिया गया है प्योर बेंजीन का वाष्प यानी कि वेपर प्रेशर। तो आंसर 8th यानी कि प्योर बेंजीन वीपी यानी कि वेपर प्रेशर यानी कि P0A कितना गिवन है, गिवन है 50.71 mmHg लिख लेना। उसके बाद आपको एक और गिवन है, दूसरे का है, ये किसका है, टोलीन का, ये प्योर है। और प्योर टोलुइन, ठीक है, टोलुइन वीपी वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P0 भी आपको गिवन है 32.06 गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है, और इन दोनों का मास भी गिवन है, मास ऑफ बोथ यानी कि मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन क्या गिवन है, मास ऑफ बेंजीन आपको गिवन है, कहाँ गया ये, 80 ग्राम गिवन है। ठीक है, और मास ऑफ यानी कि द्रव्यमान आपको किसका गिवन है, टोलुइन का, टोलुइन। अरे कभी हिंदी कभी इंग्लिश हो जाता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है भाईजान, आपके ऐसे ही हैं। अब आपको ये सब गिवन है भाई साहब, ठीक है, आपको ये सब गिवन है। आपको क्या करो, आप दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लो, दोनों का क्या करो, मोल फ्रैक्शन निकाल लो।
मोल फ्रैक्शन अगर निकाल लिया तो आप पी ए निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? पी ए निकाल लोगे। अगर पी ए आ गया, ठीक है, किसका निकालना है? और बेंजीन का निकालना है ना। किसका निकालना है? बेंजीन का निकालना है। तो बेंजीन का निकालना है तो बेंजीन का पहले पी नोट ए तो आपके पास गिवन है। देखो, पी निकालना पड़ेगा आपको बेंजीन का। तो पी ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पी नोट ए इंटू एक्स ए, ये निकालना पड़ेगा पी ए के लिए। फॉर्मूला याद है ना, ये हेनरी लो में, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में। और आपको बोला गया है तो वाष्प अवस्था में बेंजीन के मोल, अवस्था का मतलब है फेस के अंदर, वेपर फेस में, वेपर फेस के लिए आपको मोल फ्रैक्शन के अंदर क्या चाहिए? पी ए बाय पी टोटल। वाई ए निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला आजमाना होगा। ये वाई फेस के लिए है। ये किसके लिए होता है? वेपर प्रेशर के लिए, वेपर फेस के लिए। किसके लिए? वेपर फेस ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पी नोट ए और पहले आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो आपको दोनों के मोल्स चाहिए होंगे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो मोल्स निकालो दोनों के भाई। तो मोल्स ऑफ बेंजीन, हाँ हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, बेंजीन के मोल कितने हैं? बेंजीन के मोल, बेंजीन के मोल के लिए मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास क्या होगा? मोलर द्रव्यमान, ठीक है, क्या होगा? बेंजीन का होता है C6H6। तो ये आपको हो जाएगा 72 प्लस 6 78, 78 ग्राम पर मोल। निकाल लेना, आपको पता है कैसे निकालना है। ठीक है, तो मास बाय मोलर मास कर दो, मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, मास बाय मोलर मास, मास कितना है? 80/78। अब इसको डिवाइड करोगे आप, आपके पास जो आंसर बचने वाला है, जब आप इसको डिवाइड कर लोगे तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 1.026। ठीक है, 1.026 बचेगा। ये आपके पास आंसर बचने वाला है। तो मोल्स ऑफ, सॉरी, टाउलिन के टालुइन के मोल कितने होंगे? मास बाय मोलर मास। तो टाउलिन का फॉर्मूला क्या होता है? ये पता है किसी को? टाउलिन का फॉर्मूला पता है किसी को? कोई क्या होता है टोलिन का फॉर्मूला? टोलिन का फॉर्मूला होता है C7H8। C7H8, तो C7H8 12 7 84, 84 और प्लस 8 है, 84 प्लस 8 92। हाँ 92 आया। कितना आया मोल फ्रैक्शन? 92। तो मोल फ्रैक्शन, सॉरी, मोलर मास, द्रव्यमान कितना आया? 92 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो? मोल्स निकाल लो। मोल इज इक्वल टू मास कितना है? द्रव्यमान कितना है? 1.02, सॉरी 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 सॉरी, इसका मास, इसका मास, इसका मास, इसका मास 100 डिवाइडेड बाय 92। पहले तो 1 पे जाएगा, ठीक है, फिर बचेगा इसमें से कितना? 8, 8 बचेगा, 0 लगाओगे, 18 पे नहीं जाने वाला। ठीक है, कितने पे जाएगा फिर? 10, फिर 8 पे चला जाएगा, 087 अप्रोक्स, यही आएगा मोल्स। अब दोनों के मोल्स को जोड़ लो, टोटल मोल्स निकालो पहले। ठीक है, कुल मोल, क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन के नीचे में जब करते हैं ना तो कुल मोल्स जोड़, दोनों को मोल्स जोड़ने होते हैं, तो हम पहले इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, कितने हैं? 1.026 प्लस ऑफ 1.087, तो जोड़ लो दोनों को। 7 और 6 6 13, 1 8 और 10 1 आ गया। ठीक है, ऊपर गया 1 आ गया, 0.1। एक मिनट, हाँ 1.13 टोटल मोल फ्रैक्शन, टोटल आ जाएगा ये। ठीक है, मोल्स, टोटल मोल्स टू क्यों किया इसने? ठीक है, तो ये पॉइंट में है ना 1, ये भी तो है 1, तो ये 2 हो जाएंगे ना, 2 मोल्स। ठीक है, अब आप क्या करो? एक्स ऑफ ए निकाल लो।
एक्स ऑफ ए ही निकालना, बी तो निकालना नहीं, ए निकाल लो। तो क्या करो अब, मोल्स ऑफ ए कितना है 1.026 डिवाइडेड बाय 2113। देखो इसके डिवाइडिंग में 1000 है, इसके डिवाइडिंग में 1000, तो बचा आपके पास सिर्फ ये। ठीक है, एक्स ए। अब इसको डिवाइड कर लेना भाई कैसे भी करके। आप लोग डिवाइड करने वाले हो, आपकी इतनी कैलकुलेशन तो होनी चाहिए, क्योंकि जेडब्ल्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर दे रहे हो और मैं हर क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, तो इसमें कैलकुलेशन पूरी आप लोग यहाँ पे कर लेना। इसको मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आप लोग इसको निकाल लेना। ठीक है, तो मेरे पास अप्रोक्सली आंसर आएगा 0.48 अप्रोक्स हमारे पास आंसर आएगा। निकाल कर देखना एक बार। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, पी ए निकालना है। तो पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए। पी नोट ए है हमारे पास 1571 इंटू 0.486। ठीक है, ये है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो पी ए चाहिए होगा ना, तो ये निकालने के लिए पी ए चाहिए होगा। निकाल लो फिर कितना होगा, कितना होगा पी ए। मल्टीप्लाई करो जल्दी से, जल्दी करो मल्टीप्लाई, टाइम नहीं है, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, जल्दी, हरी अप। ये आएगा आपके पास 24.86। ठीक है, इसी से पी बी भी निकाल लो यार, पी बी भी काम आएगा। पी बी निकालोगे तो 32.06 इंटू, इसके मोल्स कितने आए, मोल फ्रैक्शन बी का मोल फ्रैक्शन भी चाहिए होगा यार। मोल फ्रैक्शन तो बी का भी चाहिए, क्या मोल फ्रैक्शन तो बी का भी चाहिए होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी निकालो भाई इसमें। तो बी के मोल फ्रैक्शन निकाल लो पहले, एक्स बी निकालो। एक्स बी के लिए क्या करो आप, 1.087 डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमें क्या निकालना है अभी, अभी हमें पी टू भी निकालना है। या देखो पी टोटल है ना, कहाँ गया वो, ये पी टोटल, इसको भी तो कंप्लीट करना पड़ेगा। पी टोटल को कैसे करोगे, हाँ पी टोटल को कैसे करोगे, क्योंकि इसके अंदर आप पी नोट पी बी भी जोड़ोगे ना, तब जाके जुड़ेगा ये, पी बी और पी ए को जोड़ोगे। और पी बी के लिए आपको मोल फ्रैक्शन ज़रूरी है, तो पी बी के लिए मोल फ्रैक्शन जरूरी, तो निकाल लो भाई। तो 2113 पॉइंट है ना, इसी के 1000 डिवाइड एक्स बी आपका आ जाएगा 0.521। अप्रोक्स यही आएगा, कितना आएगा 0.521 सॉरी 145। ठीक है, ये आएगा अप्रोक्स, यही आपका एक्स बी आ जाएगा। ठीक है, अब आप वैसे ही करके पी बी भी निकाल लो, पी बी, क्योंकि यहाँ पे पी टोटल था, मैं वरना ज़रूरत हमें नहीं थी। तो क्या आएगा 32.06 इंटू 10 मोल फ्रैक्शन कितना आया 0.514। पी बी को मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना आएगा, करो मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप। ये आएगा आपके पास 16.48। मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कोई मेरी कैलकुलेशन इतनी भी तेज़ नहीं कि मैं इतनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर लिख दूंगा, मैंने करा हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर जो है वो निकल मल्टीप्लाई करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। अब आपको बस वही पी टोटल, पी बी और पी वन को जोड़ दो, पी ए और पी बी को जोड़ दो, आपके पास पी टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो वाई ए इज इक्वल टू पी टोटल। तो पी ए कितना है, एक मिनट, इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ, पी टोटल। तो पी ए कितना है, पी ए 24.86 इंटू प्लस 16.48। तो पी टोटल 16, एक मिनट, 48 को जोड़ो, 6 और 8, 6 8 14 है, एक हासिल, 9 और 4, 9 और 4 कितने होते हैं, 9 और 4 जोड़ लो, 13 हो गए, एक हासिल 17, एक हासिल 7 और 4 14, 11 हो गए, एक हासिल ऊपर 4 बन जाएगा, ये 41 पॉइंट अप्रोक्स 41.13 यही आएगा। अब बस y इज इक्वल टू वाई ए इज इक्वल टू, अब कर दो, बेंजीन का निकालना था ना, इसलिए वाई ए लगा रहे हैं, अगर दोनों का पूछता तो वाई बी भी निकालते। ठीक है, तो पी ए
पी ए ये रहा 24.86 डिवाइडेड बाय 41.34। इन दोनों की पॉइंटें हट जाएंगी क्योंकि दोनों के बटे में 100 आ जाएगा, तो पॉइंटें तो ख़त्म। इस चीज़ को डिवाइड कर लो यार, निकाल लेना इसको मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके। जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा फेस ऑफ। ठीक है, फेस के लिए ये क्वेश्चन आया था पेपर में। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। हमें दोनों के प्योर सॉल्वेंट दिए, प्योर प्रेशर दिए गए थे, हमने वो निकाल लिया। उससे क्या किया, हमें पता था कि पी ए की ज़रूरत पड़ेगी हमें मोल फ्रैक्शन में। वेपर प्रेशर के फेस के अंदर हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, पी ए की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने पी ए के फॉर्मूला लगाया, हमें पता है मोल फ्रैक्शन चाहिए इसमें। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने जो कुछ किया, आपको पता है मोल फ्रैक्शन के लिए क्या क्या करना होता है। तो हमने मोल फ्रैक्शन लिया, उसके बाद हमें पता चला यार हमें तो पी टोटल भी तो निकालना है। तो हमने क्या किया, फिर पी बी को भी यही किया, पी बी भी निकाला। पी बी निकालने के बाद हमने इसमें पुट किया और देन आंसर आ जाएगा। बस इतना काम करना होता है। अगर पता है तो कर लोगे, नहीं पता तो नहीं से। हम प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैंने 30 तारीख तक की आपकी क्लासेस सारी नीट और जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस की ही बनानी है, सब ओ टू जेड। उसमें एनडीए के क्वेश्चन भी होंगे, नीट जेडब्ल्यू नहीं, ओनली एनडीए भी, प्रीवियस ईयर सब के सब। ठीक है, तो आज के लिए हम ये क्लासेस ही करेंगे, इतने क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, आप लोग को खुद दिखाई दे रहा होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।